नमस्कार, इंडिया सुपरफास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 70वां दिन है और इस जंग में ईरान ने पहली बार इजराइल पर सेजल बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। जी हां, ईरान ने सेजल मिसाइल से इजराइल के सैन्य और डिफेंसिव फैसिलिटी को निशाना बनाया है। ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल वाली स्ट्रैटेजिक मिसाइल है जो कि 2000 से करीब 2500 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान ने ना तो युद्ध विराम की मांग की है और ना ही अमेरिका से बातचीत की कोशिश की है। जब तक जरूरत होगी ईरान खुद की रक्षा करता रहेगा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया कि ईरान सीज फायर चाहता है। अरागची ने कहा कि ईरान इस संघर्ष में पीछे हटने वाला नहीं है। जब तक ट्रंप ये नहीं मान लेते कि ये गैर कानूनी युद्ध है, तब तक ईरान जवाब देता रहेगा। तो ईरान और अमेरिका इजराइल जंग का असर अब नेपाल में भी देखने को मिल रहा है। नेपाल में खाड़ी देशों में तनाव का हवाला देते हुए पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। नेपाल ऑयल निगम की देर रात तक चली बैठक में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया। निगम की ओर से जारी बयान के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों और आपूर्ति प्रबंधन में आ रही चुनौतियों के कारण ये फैसला लिया गया है और साथ ही नई दरें आज रात 12 बजे से लागू कर दी गई हैं, जिसके चलते नेपाल में पेट्रोल की कीमत में 31 रुपए प्रति लीटर और साथ ही डीजल में 54 रुपए प्रति लीटर और साथ ही एलपीजी गैस में 296 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। बड़े रेट के साथ पेट्रोल की कीमत 188 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की जो कीमत है वो 196 रुपए प्रति लीटर और साथ ही एलपीजी गैस का मूल्य जो है वो 2126 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया है। बिहार की 5 और हरियाणा की 2 सीटों समेत राज्यसभा की 11 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। जी आज सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो कि शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। वहीं मतदान के बाद शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। बता दें आपको कि बिहार की 5 राज्यसभा सीट के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें की सत्तारूढ़ एनडीए के 5 जबकि विपक्ष का 1 उम्मीदवार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी राज्यसभा जाने की दौड़ में शामिल है। तो वहीं एनडीए के अन्य उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के नेता रामनाथ ठाकुर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा और साथ ही बीजेपी के राज्य इकाई के महासचिव शिवेश कुमार भी शामिल हैं। विपक्ष की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल के अमरेंद्र धारी सिंह उम्मीदवार हैं। तो वहीं हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी के संजय भाटिया, कांग्रेस के करमवीर सिंह बौद्ध और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल मैदान में है। साथ ही हर उम्मीदवार को उच्च सदन में पहुंचने के लिए 31 मतों की जरूरत है। सभी कैंडिडेट एनडीए के 5 उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहे हैं। मतदान में काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि 2014 के बाद पहली दफा मतदान करने का अवसर माननीय विधायकों को मिला है। तो मैं समझता उत्साह दर्शाता है कि एनडीए के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। कि एनडीए के 5 उम्मीदवार की जबरदस्त तरीके से जीत होगी। अब तो आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब देख लीजिएगा, काउंटिंग आज ही होनी है, तो रिजल्ट भी उसी रूप में आएगा जिस रूप में बार बार हम बोल रहे हैं। और बिहार के सभी नेतागण, माननीय नीतीश कुमार जी हों, सम्राट जी हों, जीतनराम मांझी जी हों, चिराग जी हों, सभी लोग हम लोग एकजुट हैं और शाम को रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है और एनडीए के 5 कैंडिडेट हम जीतने वाले हैं। आज राज्यसभा की सीट का चुनाव है। एनडीए 5 की 5 सीट जीतने वाली है और बुरी तरह से राजद का प्रत्याशी हारने वाला है। हम लोगों की जो विपक्ष की जो संख्या थी पहले, जो महागठबंधन की, वो 35 थी, यानी 41 चाहिए जीत के लिए, और बीजेपी को एनडीए को 3 चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और भाजपा से लड़ना पसंद किया, ना कि झुकना। तो चुनाव आयोग ने रविवार को पश्चिम बंगाल के लिए 2 चरणों में मतदान की घोषणा की है, जबकि असम में मतदान एक ही चरण में होगा। बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि असम में 9 अप्रैल को मतदान होगा। दोनों राज्यों के चुनाव नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। विधानसभा चुनावों के इस दौर में
पश्चिम बंगाल का चुनाव सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला है और साथ ही जोरदार मुकाबला भी है, जहां पर अन्य 3 राज्यों यानी कि असम, तमिलनाडु और केरल और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में नतीजों का अंदाजा कुछ हद तक लगाया जा सकता है। तो वही बंगाल में चुनाव से पहले की घटनाएं इसे एक बेहद ही दिलचस्प मुकाबला बनाती हैं। बंगाल में 25 साल बाद ऐसा हो रहा है कि इतने सीमित चरणों में चुनाव होंगे। इससे पहले साल 2001 आखिरी बार था जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव सिर्फ एक चरण में हुए थे। उसके बाद से राज्य में हुए अगले विधानसभा चुनावों में चरणों की संख्या काफी ज्यादा रही है। इनमें 2006 में 5 चरण थे, 2011 में 6 चरण थे, 2016 में 7 चरण थे और 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव में 8 चरण में मतदान संपन्न हुए। बंगाल में ममता बनर्जी ने हाल के सालों में तृणमूल को बीजेपी के खिलाफ जीत की हैट्रिक दिलाई है। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव और साथ ही 2021 के विधानसभा चुनाव, लेकिन यह उनकी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा हो सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी इस साल दिल्ली और बिहार में अपनी मजबूत पकड़ से उत्साहित है। तृणमूल और अन्य पार्टियों ने वोटर लिस्ट में बदलाव को बीजेपी की चुनाव जीतने की नई रणनीति का हिस्सा बताया है। उनका यह आरोप है कि इस बहाने हाशिए पर पड़े और दबे कुचले समुदायों के उन वोटरों के नाम काट दिए जाते हैं जो कि विपक्ष का समर्थन करते हैं। ऐसा घुसपैठियों या अवैध प्रवासियों के नाम पर किया जाता है। वहीं उड़ीसा के कटक में एक सरकारी अस्पताल में भीषण आग लग गई है। देर रात हुए इस घटना में 10 मरीजों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आग अस्पताल की पहली मंजिल पर बने ट्रॉमा केयर के आईसीयू में लगी थी। जिस समय आग लगी उस वक्त आईसीयू में करीब 23 मरीज भर्ती थे। मरीजों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के दौरान अस्पताल के कम से कम 11 कर्मचारी भी झुलस गए। तो वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। तो वहीं अभी आग के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आईसीयू में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। वहीं सीएम मांझी ने हादसे की हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं। 2-3 बजे के अंदर हम लोग बाहर सोए थे ना, बारिश हुआ तो उस टाइम हमारा न्यूज खोला तो हम लोग को बाहर देखे तो धुआं हो गया था कैजुअलिटी के सामने। फिर उसके थोड़े बाद आग लग चले एसी से, तो हमारा जो सिस्टम है ना, फायर ब्रिगेड का जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा था, तो वो आग नहीं निभा सकते। तो फायर गाड़ी जो बाहर से आया ना, वो आके बहुत हेल्प किया, वो लोग को सेफ्टी किया। लेकिन उसमें तो बहुत लोग का जीवन हानि हुआ है और बहुत भी क्षति हुआ है। बहुत लोग को देखिए बाहर तो जैसे पड़ा है, तो अभी तक भी डॉक्टर लोग नहीं देख रहे हैं। उन लोग उनका संपर्क को भी नहीं देखने देते, तो बहुत बड़ा दुखद घटना घट गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत लाभार्थियों के लिए पहली किस्त जारी करेंगे, जिससे प्रदेश के करीब 90,000 लाभार्थियों को अपने पक्के घर के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 चयनित लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से आवास प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। सरकार का कहना है कि इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि हर व्यक्ति को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सके। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लाभार्थी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने राजस्थान दौरे के दूसरे दिन आज जालौर में एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। वो रतेश्वर महादेव मंदिर की 375वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित भव्य महायज्ञ में आहुति देंगे और साथ ही भगवान शिव की पूजा अर्चना भी करेंगे। बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत महात्मा, साधु संत और श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल भी देखा जा रहा है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।